हेलो गाइस, आप सभी को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, द लिविंग वर्ल्ड। आई होप आप सबको मेरी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगी। लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम लेक्चर कर रहे हैं, उसके बाद हमें बायो की बुक को भी एटलीस्ट रीड करना है। एटलीस्ट वंस और ट्वाइस आपको करना चाहिए, बिकॉज बायो की बुक की एनसीईआरटी से बेहतर अब कोई बुक नहीं हो सकती। ये टीजी के लिए इज़ द बेस्ट सोर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले तो आप सबको ना ये समझने की ज़रूरत है, जैसे नोट्स में लिखा है, हर चीज़ मैटर बहुत करती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ आना चाहिए कि लिविंग होता क्या है। अगर मैं लिविंग की बात करती हूँ, सबसे पहले लिविंग का मतलब होता है बेसिकली हम एक इंसान ज़िंदा है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करूँ। अगर मान लो एक डॉगी बहुत दूर मेरे से सो रहा है, अगर तो मैं कैसे बताऊँ वो ज़िंदा है, मर गया है ना, व्हाटएवर। अगर मान लो मैं बहुत पास उसके नहीं गई हूँ, मैं दूर से ही समझ जाऊँ, तो मैं उसकी बेसिकली ब्रीथिंग्स को फील तो नहीं कर सकती इतनी दूर से। लेकिन हाँ, अगर वो मूव करे, मतलब एक्शन करे कुछ ना कुछ, तो मुझे समझ आ जाएगा। या फिर उसके आसपास कोई आए तो वो उसे सेंस कर ले, वहाँ से हट जाए या व्हाटएवर इट इज़, है ना, तो मुझे उससे समझ आएगा ना कि वो डॉगी बेसिकली ज़िंदा है ना। हमेशा हम एक ब्रीथिंग को ऐसा कंसेप्ट नहीं ले सकते ना। जैसे अब प्लांट्स हम बोलते हैं लिविंग है, वो सांस लेते हैं, हम क्या वो बोलते हैं क्या ना, वो मूव करते हैं, लेकिन फिर भी वो लिविंग है। क्यों? बिकॉज वो इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म होता है जो, है ना, तो वो उसी साइड जाते हैं जहाँ पे लाइट होती है, तो यानी वो सेंस करते हैं ना अपने इन्वायरमेंट को। मतलब लिविंग बोलने के लिए, अगर कोई चीज़ लिविंग है ना, ये समझाने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। अगर हमें वो समझ आ रहे हैं कि भाई वो चीज़ उसमें है, तो ये लिविंग है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ लिविंग है ये बताने के लिए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है ना, वो हमें समझनी पड़ेगी, ये बताने के लिए कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। सबसे पहले कि वो लिविंग है, वो ग्रोथ कर रहा होगा, है ना। प्लांट्स ग्रो होते हैं, हमारी भी होती है, हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक टाइम बाद रुक जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मर गए हैं, नहीं ना, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारे में मेटाबॉलिज्म होता है, तो मतलब हम लिविंग हैं। सो बेसिकली देखो, इंटरेक्ट करना, हम अपने मम्मी पापा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर वो सब छोड़ो, हम बेसिकली प्लांट्स, जैसे हम प्लांट्स खाते हैं, है ना, तो उनके साथ इंटरेक्ट ही तो कर रहे हैं, है ना। हमारे में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो मतलब केमिकल प्रोसेसेस ही तो होती हैं वो सारी, मतलब वो मेटाबॉलिज्म ही तो है। हम बेसिकली सेंस कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हम बेसिकली विंटर क्लोथ्स पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम शिवर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें ठंड लग रही है, तो हम सेंस कर रहे हैं ना इन्वायरमेंट को। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, बैक्टीरियाज को, अमीबाज को, इस सबको पता है आपको, वो सेल्फ खुद ही रेप्लिकेट करते हैं, है ना। पता होगा आपको बैक्टीरिया इन सब का कंसेप्ट। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, भाई जैसे मान लो हम हॉस्टल रूम जा रहे हैं, है ना, या फिर नॉर्मली अपने घर में ही है, हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, अपने हर जगह डेकोर करते हैं प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को। सो बेसिकली हम अपनी सामान को, जैसे बुक्स यहाँ रहनी चाहिए, नोट्स पेन्स यहाँ रहनी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ ऑर्गेनाइज ही तो कर रहे हैं हम हर सारी चीज़ें। रिप्रोड्यूस करना, इसके बारे में तो सबको पता है, आई थिंक इससे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बाकी हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में आ जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन आवर न्यू टॉपिक। अब चलो, अब एक एक करके हर चीज़ डिफाइनिंग फीचर जो मेरी एनसीईआरटी मेंशन करती है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, देखो पहली बात, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? मुझे समझ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग हमेशा ग्रोथ को ही एक फैक्टर मानते हैं कि वो लिविंग है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ग्रोथ, पहली बात तो ग्रोथ समझने के कि ग्रोथ क्या है ये बताने के हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पहला
इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। देखो यार, अगर हम अपनी बात करें तो मोटे हो रहे हैं, है ना, हमारी हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो मास भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया इन सब की बात करूँ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, भाई उनमें तो मास ये सब का कुछ ऐसा होगा नहीं। अगर यूनिसेलुलर है तो उनसे एक ही सेल रहेगा, मतलब उनमें बेसिकली नंबर इंक्रीज़ होगा, है ना, और उसी का मतलब वो ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ऐसे ही होता है ना। चलो अब हम बात करते हैं बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन, देखो सेल डिवीजन से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस और माइटोसिस, है ना, ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता है ना, रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। बाकी हाँ, इसको हम और एक्सप्लेन बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए इतना। देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले बात करते हैं प्लांट पे। प्लांट से हमें कौन नहीं जानता। देखो प्लांट जो है ना, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। उसमें जो जो नए पत्ते हैं वो आते हैं, पुराने पत्ते झड़ते हैं, फ्रूट्स आते हैं, है ना, ब्रांचेस ग्रो होती है, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से आपको पता होती है। कितने सालों तक, जैसे जो हमारे पास बनियान ट्री है, कितना सालों पुराना, वी कांट इमेजिन उसकी एज कितनी है, पता नहीं है ना, कितने सालों तक ये सारा सिलसिला चलता रहता है प्लांट में। देखो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जब तक, देखो लाइफ स्पैन का मतलब आप सबको पता होगा आई थिंक, है ना, बर्थ से जब तक वो डेथ नहीं हो जाती, वो पूरा जो होता है ना प्रोसेस, उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं एनिमल्स की तरफ। मल्टीसेलुलर नहीं, ग्रोथ जो होती है ओनली सीन अप टू सर्टेन एज। देखो भाई, अब हमारी जो है हाइट एक हद तक बढ़ती है ना, और अगर आप किसी भी एनिमल की भी देख लो, डॉग, कैट, व्हाटएवर इट इज़, उनका भी मतलब एक व्हाटएवर एक प्रॉपर रेशो होता है ना जहाँ तक वो बढ़ता है, उसके आगे नहीं होता। सो बेसिकली सेल डिवीज़न जो है ना, अगर मैं अपनी हमारी बात करूँ, हम ह्यूमन बींग्स की, तो सेल डिवीज़न अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज़ जस्ट टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स। ठीक है, अगर हमारी जो कुछ स्किन्स है वो डैमेज हो जाती हैं तो हमारी बॉडी ही एज मतलब मेटाबॉलिज्म करके ही उन्हें रिप्लेस कर देती है, उन सेल्स को, और न्यू सेल्स आती हैं उनकी जगह। लेकिन कुछ सेल्स अगर डैमेज हो जाए तो वो कभी नहीं आती वापस, वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। यू वेरी वेल नो। देखो अगर कुछ सेल्स अगर परमानेंटली डैमेज हो जाती है ना, तो वो बेसिकली रिन्यू नहीं करी जा सकती। और अगर उन परमानेंटली डैमेज सेल्स में अगर मैं बात करूँ, देखो हार्ट एंड नर्व, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो इनकी जो सेल्स होती है ना, वो बेसिकली रिप्लेस नहीं करी जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, ग्रोज बाय सेल डिवीजन, ये भी लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस। देखो आपको इतना तो आई थिंक पता होगा कि जो माइटोसिस है, उसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, है ना, और जो हमारे पास मियोसिस होता है उसको हम क्या कहते हैं। देखो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, आपको पता होगा ना बहुत अच्छे से। माइटोसिस का मतलब ज़्यादातर ना ग्रोथ से रिलेटेड होता है, मियोसिस का ज़्यादातर ना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, हाँ आपको पता होगा, पता है रिडक्शनल का वैसे मैं बहुत ज़्यादा घुसती नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं, थोड़ा हम बता देते हैं। रिडक्शन का मतलब ना क्रोमोसोम नंबर से है, ठीक है, और इक्वेशनल का मतलब भी क्रोमोसोम नंबर से है, मतलब इसमें इक्वल रहता है क्रोमोसोम का नंबर और इसमें वो चेंज हो जाता है, मतलब रिड्यूस होता है। सो बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट थोड़ी सी बातें पता होना आई थिंक इज ओके। या आज बहुत थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, बट चलो पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग।
उसमें बेसिकली जो डिफाइनिंग फीचर्स लिखे हैं, जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो जैसे हमने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ माइटोसिस से होता है। देखो इन विट्रो कल्चर्स में तो आपको पता होगा बेसिकली टेस्ट ट्यूब इन सब में जो हमारे पास होता है, तो हम उनमें बेसिकली सेल्स के नंबर काउंट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में पता लगा सकते हैं कितने हैं, है ना। ग्रोथ हमें समझ आ जाएगी। मेजॉरिटी हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। अब कुछ होते हैं लोग जिनको एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब नहीं पता होता, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इस चैप्टर में ना बहुत मज़ेदार चीज़ है जो मैंने अपने मॉक टेस्ट से सीखी है, तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले समझते हैं एक्सक्लूसिव का मतलब। और एक मिनट, अगर मैं एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव की बात करती हूँ तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है चीज़ों को घटा देना, है ना, बाहर निकाल देना, या फिर डिफरेंट, है ना, मतलब एक तरह से चीज़ों को डिडक्ट कर देना। और इंक्लूसिव का मतलब होता है ऐड कर लेना, ठीक है। इन दोनों का इससे रिलेटेड मतलब होता है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं क्या मतलब आ रहा है। देखो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है मेजॉरिटी हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में बेसिकली अलग मतलब होता है। इसका मतलब ये है। अब इससे मेरा तात्पर्य क्या है कि अगर मैं ग्रो कर रही हूँ ना, मेरी हाइट इंक्रीज़ होगी, मेरा वेट बढ़ेगा, है ना, एक नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। या फिर और अगर मैं रिप्रोड्यूस कर रही हूँ तो भाई मेरी ऑब्वियस है मेरी मैरिज होगी, फिर मैं कुछ नहीं प्रोड्यूस करूँगी, है ना, यही होता है। और ऐसा ही डॉग्स कैट इन सब में होगा हमारे पास, है ना, ग्रोथ का भी यही मतलब होगा। लेकिन अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जाती हूँ ना, तो उसमें ना यूनिसेलुलर है मतलब उसमें तो एक ही सेल रहना है ना, मतलब अगर वो बेसिकली ग्रोथ करेंगे तब भी उनके सेल अलग होंगे। लेकिन है ये यूनिसेलर तो हमेशा उन्हें यूनिसेलर ही रहना है ना, मतलब एक ही होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। मतलब अगर वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे या वो ग्रोथ भी करेंगे तब भी नंबर ऑफ सेल्स ही इंक्रीज़ होंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम प्रॉपर समझ ही नहीं पा रहे कि वो ग्रोथ कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तभी हमने बोला कि मेजॉरिटी में, वो भी हायर एनिमल्स प्लांट्स में, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो उनमें है। एक और चीज़ समझना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करते हैं कैसे। देखो इंक्रीज़ इन बॉडी मास, हमने अभी पढ़ा था ना, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, उसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो करते हैं। जैसे मैंने बीच में एक बात सुनी थी कि जो हिमालय माउंटेन है, मतलब हिमालय वाला, वो हर साल 1 इंच बढ़ जाता है। हम सब मैं भी तब सरप्राइज थी कि जब हमें एक्सप्लेन करा गया ना कि भाई उस पर भी तो बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिरने की वजह से वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है वो बहुत सारा, तो वो बढ़ता है इस वजह से। तब मुझे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि भाई माउंटेन, सैंड माउंट्स और बोल्डर्स जो है कैसे ग्रो करें। देखो डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं करता, इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना, कभी भी ग्रो नहीं करता। ये सारे एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन्स है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ इन चीज़ के ऊपर, तो देखो मैंने लिखा हुआ है एग्जिबिट बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल, वो भी आउटसाइड है ना। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इनसाइड होता है। भाई बाहर से तुम्हारे उसमें कोई सेल इंक्रीज़ करता है क्या? नहीं ना, अंदर से ही होता है ना इंक्रीज़। देखो ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तभी तो हमने कहा तो नॉन लिविंग भी शो कर रहा है, तो ये कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। चलो अब रिप्रोडक्शन पे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक ग्रोथ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट समझ के अगर पढ़ोगे ना तो चुटकी की बात है, बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, कोई वो नहीं होगा। एंड बायो इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं सबसे पहले, मतलब ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर मैं बात करती हूँ, देखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। देखो प्रोजेनी मतलब चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर मतलब हमारे बाद आने वाली जनरेशन, ठीक है, पोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलता हो, है ना, या फिर देखो जीन्स है, डीएनए टेस्ट करके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो है पेरेंट्स से बहुत डिफरेंट भी तो हो सकते हैं और बहुत सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे मोर और लेस मेंशन किया। अब देखो एनसीईआरटी में 2 वर्ड्स मेंशन है, उसका मतलब तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं
आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। देखो इनवेरेबली, देखो ये वर्ड आई थिंक आपने सुना होगा, बट कोई बात नहीं। इनवेरेबली का मतलब होता है ऑलवेज, ठीक है। और इम्प्लिसिटी का मतलब होता है, और हमारे पास इम्प्लिसिटी का मतलब होता है बेसिकली अनएक्सप्रेस्ड, अनएक्सप्रेस्ड होता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एसेक्सुअल मीन से करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल? देखो सेक्स का मतलब आपको पता है कि हमारे पास मेल फीमेल दोनों होंगे, दोनों पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, बट एसेक्सुअल में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से काम चल जाता है। और हाँ, वो बहुत मिलता जुलता भी होता है, वेरिएशन भी नहीं होते, ये सब तो बेसिक पता होगा। बाकी ए सेक्शन में हम पहले बात करते हैं फंजाई की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमारे ना जैसे मैचिंग में आ जाता है ये नीट के एग्ज़ाम में। फंगी जो है ना मल्टीप्लाई करता है और बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्स से। याद रखना, ए सेक्शुअल स्पोर्स से, ठीक है। और यहाँ पे मिलियंस वर्ड लिखा है, ठीक है। एनसीईआरटी की ये सारे वर्ड्स भी ध्यान रखने हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा, वो बडिंग करके काम करते हैं, ठीक है। और हमारे पास आ जाता है प्लनेरिया, फ्लेटवॉर्म्स, प्लेथियलमेंथिस, यूवेरिगन। एक मिनट, ट्रू रीजनरेशन हमारे पास पता है। अब दो चीज़ का डिफरेंस हम बताएंगे बाद में, पहले ही सुनो। हमारे पास जो फंगी है, और याद रखना फिलामेंटस एल्गे है, प्रोटोनीमा ऑफ मासेस है, ये सारे बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बताते हैं। देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब कोई जो पार्ट है उसका फ्यूज आना, और फिर पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा। जैसे मैंने इस पार्ट को तोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो है इसका जो आधा हिस्सा है वो क्रिएट होगा, ये वाला जो है इसका जो ऊपर का नीचे का हिस्सा है वो, और इसका ऊपर का हिस्सा बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। ट्रू रीजनरेशन मतलब क्या होता है? देखो फ्रेगमेंटेशन में वो अपना इंडिपेंडेंटली करेगा, बट कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, वो पेरेंट से मिलता जुलता होगा कि नहीं, या वो सारे जो पार्ट्स हमने फ्रेगमेंट्स हमने काटे हैं वो आपस में मिलते जुलते साइज़ के होंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट येस, ट्रू रीजनरेशन का मतलब प्लेनेरिया कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब जब आपने इसको काटा ना, कहीं से भी काटा, वो जितना था ना वो सारे फ्रेगमेंट्स है ना उसी तरीके से दिखेंगे। ट्रू रीजनरेशन का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसा पेरेंट था, ठीक है। फ्रेगमेंट सारे उसी साइज़ के बनने वाले हैं। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, यही सी चीज़ हमने पहले पढ़ी, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स का नंबर ही इंक्रीज होगा, मास में तो होगा नहीं कुछ। देखो अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमें नहीं समझ आ सकता उसमें। मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नहीं करते हैं रिप्रोड्यूस। जैसे म्यूल्स में आई थिंक जो फीमेल है वो हॉर्स होता है, और जो मेल है वो डोंकी होता है। लेट मी क्लियर इट, ठीक है, बाद में क्लियर करेंगे इस चीज़ को। अभी तो सुनो, म्यूल्स स्टेराइल वर्कर बीज जो होते हैं और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये नहीं कर सकते रिप्रोड्यूस। तो हम इससे ये भी चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव। इसका मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर करो। ऑल इंक्लूसिव मतलब ये चीज़ सभी में लागू नहीं होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब वो रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो नहीं कर सकते रिप्रोड्यूस, तभी बोल रहे हैं नो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव, कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं होता कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा, ठीक है यार, कोई नॉन लिविंग नहीं कर सकता है जैसे ग्रोथ में था, बट येस कुछ लिविंग भी है ना जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट्स वाई लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता डिफाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ केमिकल प्रोसेसेस जो बॉडी में होते हैं, और ये एक डिफाइनिंग फीचर है। चलो इसे बाद में क्लियर करते हैं। देखो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो या वेरियस क्लास साइज फंक्शंस का हो, है ना, व्हाटएवर, कॉन्स्टेंटली वो बनते रहते हैं और एक दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज होते रहते हैं, ठीक है।
दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम इन्हें कहते हैं जब कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि होते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा होते रहते हैं सभी के सभी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर हो, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब देखो सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब जो है वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, बिकॉज वो क्या है, वो लिविंग है, दैट्स वाई वो करते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं ना, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर सकता। मेटाबॉलिज्म आप बाहर भी बॉडी में हो सकता है, सेल्फ रजिस्टर में, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में होते हैं। भाई हमने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है ना, तो मेटाबॉलिज्म वहाँ पे भी होता है, केमिकल प्रोसेस तो है। देखो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि टेस्ट ट्यूब में होता है, वो ना ही लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है, बट स्टिल, जैसे कि अगर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करूँ तो फीमेल और मेल का लिया जाता है सेक्स सेल्स, और फिर उनकी मीटिंग होती है, जाइगोट बनता है, फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो लिविंग रिएक्शन कहलाते हैं, ना ही लिविंग और ना ही नॉन लिविंग, ठीक है। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी इन विट्रो में होते हैं वो लिविंग थिंग्स तो नहीं होते हैं, बट श्योरली हम उन्हें लिविंग रिएक्शन ज़रूर कहेंगे। तो मेटाबॉलिज्म सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये टर्म बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया एनसीईआरटी, ठीक है। इसका मतलब होना चाहिए था सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। कोई बात नहीं, लेट्स फॉलो एनसीईआरटी। देखो मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। हर चीज़ को, जैसे कि अगर शेर के आसपास अगर कुछ घूम रहा हो तो उसे फील होगा, कुत्ते के आसपास कुछ घूम रहा हो तो उसे भी फील होगा, है ना। तो मतलब सबको अपने आसपास कुछ हो रहा है वो फील तो सभी को होता है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्ड करना जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है, चाहे वो फिजिकल वे से करे, चाहे वो केमिकल वे से, चाहे वो बायोलॉजिकल वे से करे उस चीज़, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजिकल वे से करे। वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास भी तो सेंस ऑर्गन्स है, उससे हम सेंस करते हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, हम हर चीज़ को देखते हैं। अगर हमारे सामने कोई बहुत भयानक कुत्ता आ जाए, हम देखते हैं उसे तो हम डर जाते हैं बिल्कुल, है ना, इट्स द पॉइंट, ठीक है। प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, जैसे कि लाइट पता है, फोटोट्रोपिज्म, वाटर बेसिकली उन्हें ना मिले तो सूख जाते हैं, टेम्परेचर प्रॉपर मिलना चाहिए, और भी अदर, जैसे कि कोई बेसिकली प्रेडेटर है ना, जैसे बहुत सारे बर्ड्स उनको नष्ट करते हैं या फिर इंसेक्ट्स उन्हें नष्ट करते हैं बेसिकली, तो वो भी उस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, मतलब इससे भी होते हैं और पॉल्यूटेंट से भी होते हैं, ठीक है। और बेसिक पेस्टिसाइड्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यानी वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ के खिलाफ। तो ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स सेंस कर सकते हैं इन्वायरमेंटल क्योस, जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। फोटो पीरियड जो होता है ना, बेसिकली वो दोनों सीजनल ब्रीडर्स में बहुत बेसिकली अफेक्ट कर देता है उनके रिप्रोडक्शन को। प्लांट्स में, एनिमल्स में जो सोचते हैं होता है ना, लाइट की प्रेजेंस में कैसे उस चीज़ को डील करना है, या वट जो उनका प्रोसेस होता है लाइफ स्पैन में, एक लाइट के कंसेप्ट से रिलेटेड वो अफेक्ट हो जाता है प्लांट्स एनिमल्स में, ठीक है। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं स्पेशली उन्हें बहुत अफेक्ट होता है। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैंडल कर सकते हैं कोई भी केमिकल, जैसे कि और वो समझ सकते हैं उस चीज़ को। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म ने कुछ अपने सराउंडिंग से कुछ खाया, उससे वो बीमार पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को नहीं खाएगा, उस चीज़ के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि उस चीज़ की उसे नॉलेज हो गई है। देखो ह्यूमन बीइंग ही लेकिन सिर्फ एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे खुद के बारे में हर चीज़ पता है, सेल्फ कॉन्शियस। जैसे मोटा होता है तो उस चीज़ को पतले करने के लिए एक्सरसाइजेस करता है, अपनी डाइट चार्ट बनाता है, ठीक है, उसको हाइट को बढ़ाने के लिए कुछ करता है, हेयर ग्रोथ के लिए कुछ करता है, मतलब ऐसा कुछ और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता जैसे ह्यूमन बीइंग में हमारे पास होता है। हम खुद को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं खुद की बॉडी पे, उन सब है ना, और ऐसा कहीं और नहीं होता ना कोई और ऐसा करता है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अगर हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, देखो
अगर मैं बात करूँ एक ह्यूमन बीइंग की, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये बताना कि लिविंग स्टेट एक्चुअली है क्या। हमने अभी देखा उसी से रिलेटेड, जैसे कि हमारे पास पेशेंट जो कोमा में बैठा हुआ है ना, मतलब सॉरी कोमा में है हॉस्पिटल्स में, वो वर्चुअली सपोर्ट हुआ पड़ा है बेसिकली बाय मशीन्स, हार्ट और लंग्स। बाकी वो ब्रेन डेड है पेशेंट, तो यानी उससे वो ऐसा कुछ सेंस नहीं कर सकता है ना, उसके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज जो होते हैं ना, नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, बट हाँ इंटरेक्शंस की वजह से ज़रूर आता है। वैसा ही सिमिलर बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनिल्स में होता है, जो कि नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टेंट्स, बट वो भी इंटरेक्शन से ही आता है। और ये जो इंटरेक्शंस है, इसी से इमर्जिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं और हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होती रहती है। ठीक है, ये जो फिनोमिना होता है ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी, हर लेवल पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, ये इसी वजह से आती है। जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, दे आर सो डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, तो हर चीज़ का डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती भी रहती है इससे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। भाई खुद को संभालना भी तो है। इवोल्यूशन का मतलब पता ही होगा, चेंजेस है ना। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब बढ़ते रहना है ना, ऐसे। तो बेसिकली क्या हो गया, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है ना। जैसे हमारा चैनल का नेम भी इससे जुड़ा हुआ है, स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। या सो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अभी प्रेजेंट है, पहले प्रेजेंट है या बाद में आएंगे, सब एक ना एक दूसरे से लिंक है। कुछ तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा मिलता जुलता है, बट यस फ़र्क कुछ है ज़रूर, बट इसका मतलब ये नहीं कि मिलता जुलता नहीं है। एंड ये हमारा फर्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का फिनिश हो गया, लिविंग वर्ल्ड का। और उसके बाद हमें एनसीईआरटी के इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड भी कर लेना होगा फिर। ठीक है, नाउ एंड कर देते हैं हमारी वीडियो को। बाकी के टॉपिक्स हम बाद में पढ़ेंगे। बाय बाय।